Okay, बच्चा पार्टी, yesterday we had seen कि कैसे chemical properties of acids. We had seen what are acids, what are bases. So acids are what which on dissolution with water give H plus ions, and bases are what which on dissolution with water give OH minus ions. ठीक है, एसिड्स और फिर हमने कल इंडिकेटर्स की बात की कि कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ आपके पास केमिकल इंडिकेटर्स होते हैं, मैनमेड या सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं वो है लिटमस और पीएच। ठीक है, ये दोनों बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, तो दीज वे सम थिंग्स दैट वी हैड कंसीडर्ड यस्टरडे। एक और चीज जो हमने कल कंसीडर किया था वो था कि आपके एसिड्स का रिएक्शन क्या होता है, व्हाट आर द रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। ठीक है, तो एसिड को अगर मैंने यहाँ पे इफ लेट्स से वी हैव एन एसिड आउट हियर, ठीक है, तो एसिड को भाई साहब अगर अपन ने मेटल के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, सो वी गेट व्हाट हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। ठीक है, अगर एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट किया, ठीक है, मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट किया तो भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा। और एसिड के साथ मेटल बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट किया तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। So these were things that we had discussed yesterday. Today we will see more reactions of acids. ठीक है, तो एसिड के साथ बेस का रिएक्शन क्या होगा। अगर किसी एसिड को अपन ने बेस के साथ, और हमने क्या डिस्कस किया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड का 100% डिसोसिएशन होता है, वीक एसिड का लेस देन 100% डिसोसिएशन होता है। ठीक है, इन वाटर। और हमने क्या डिस्कस किया था भाई साहब कि नाउ टुडे वी विल डिस्कस एसिड के साथ और दूसरे केमिकल रिएक्शंस। सो यहाँ पे एसिड के साथ अपन बेस का बात करेंगे। ठीक है, सो एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस। एसिड जो है बेसिस के साथ अल्कलीज टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, इसको अपन क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, जैसे आपका NaOH है और HCl है। ठीक है, तो NaCl प्लस H2 हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। इस रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट फटाफट। एसिड रिएक्ट, एसिड प्लस बेस हमेशा आपका सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। ठीक है, आपने देखा रहेगा जब आपको एसिडिटी होती है तो एक ये डाइजीन आप पीते हैं, जनरली देखा रहेगा पिंक कलर का एक बॉटल होता है। ठीक है, नहीं इनो नहीं, ये डाइजीन होता है। ठीक है, जब आपको एसिडिटी होती है, एसिडिटी में इनो पी लोगे तो भाई साहब उल्टा ही काम हो जाएगा। ठीक है, तो एसिडिटी जब होती है आपको तो आप ये डाइजीन पीते हैं। ठीक है, क्यों सामने नहीं आ सकते, ये भरत के साथ नहीं बैठ सकते, उसके साथ तिवारी के साथ ही बैठना पड़ेगा। भरत क्या धमकी दिया तूने उसको। ओके, तो ये एक पिंक कलर का बॉटल होता है जिसको अपन डाइजीन बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज दिस बेसिकली। ठीक है, आपके अंदर जब एसिडिटी होती है तो क्यों होती है, जब ज्यादा ठूसते हैं आप। ठीक है, तो मतलब हम अगर जितना हम खाना खाएंगे उसके प्रोपोर्शनेटली हमारे बॉडी में HCl प्रोड्यूस होगा। हमारे बॉडी में नेचुरली HCl प्रोड्यूस होता है, तो जितना हम खाना खाएंगे उतना ज्यादा HCl प्रोड्यूस होगा। ठीक है, कभी कभी बहुत ज्यादा ठूस लिया अगर हमने तो उतने ही परिमाण में हमारे अंदर HCl प्रोड्यूस होता है। तो बहुत ज्यादा ऑयली फूड खा लिया वगैरह, ठीक है, तो उतना ही ज्यादा HCl प्रोड्यूस होगा। जितना ज्यादा हम ऑयली फूड खाएंगे उतना ज्यादा हमारे बॉडी में एसिड प्रोड्यूस होगा, उसको डिसॉल्व करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो इससे क्या हो जाता है, हमारा कभी कभी एसिड कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो एसिड कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है तब हमको एसिडिटी होती है, तब हम पीते हैं भाई साहब ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको अपन बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एक्चुअली में होता क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब आप पीते हैं तो ये क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो आपके बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, HCl। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जब आपने लिया दैट इज MgOH2। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा भाई साहब, MgCl2। ठीक है, प्लस, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O। ठीक है, ये प्रोड्यूस हो जाएगा भाई साहब, ये आपका प्रोड्यूस होगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O। इसको बैलेंसिंग मैंने नहीं किया है बट दिस इज व्हाट विल बी प्रोड्यूस। चलिए बैलेंसिंग कर भी लेते हैं। 2H2O हो गया, अभी देखो H इधर कितना हो गया 2, हाँ यहाँ पे 2, H हो गया 2 प्लस 2 4, इधर हो गया 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है Mg। सो ये क्या हो गया, देखो दिस इज बेसिकली एसिड और ये क्या है बोलो, बेस। तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है,
तो हमारे एसिड को ये न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, ठीक है। अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया घर पे नहीं है तो आप सोडा वाटर भी पी सकते हैं। आप लोग देखा होगा बहुत लोग सोडा वाटर पीते हैं, ठीक है, सोडा डाल देते हैं और उसको पी लेते हैं, ठीक है। सोडा वाटर इज नथिंग बट आपका Na-HCO3, तो ऐसे सोडा वाटर भी पी सकते हैं भाई साहब। Na आपका सोडा जो है, कॉस्टिक सोडा है, उसका वाटर बनाकर पी सकते हैं। Na2CO3 होता है बेसिकली वो। तो इस तरह से अपन अगर कोई भी बेस को पीते हैं तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है। ये आपके नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। सो एसिड रिएक्ट विद, तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया तो सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर बन गया। एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड, जैसे आपके मेटल ऑक्साइड्स में क्या हो जाएगा, देखो सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो खैर एम्फोटेरिक हो जाएगा, इट रिएक्ट्स विद एसिड्स एंड बेसिस बोथ। तो ये सारे आपके मेटल ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। एक चलो ये आपके ये मेटल ऑक्साइड्स हैं, दीज आर मेटल ऑक्साइड्स। तो आपका अगर मेटल ऑक्साइड है प्लस एसिड है, ठीक है, ये क्या बनाएगा भाई साहब, दिस विल फॉर्म अगेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो जैसे अगर आप मेटल ऑक्साइड किसी को भी ले लो, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, प्लस लेट्स से कोई एसिड ले लिया हमने H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट बनाएगा प्लस वाटर H2O, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल ऑक्साइड्स हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेस के साथ भी। मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स जनरली, ठीक है, जनरली ओनली रिएक्ट विथ एसिड्स टू फॉर्म salt and water। मेटल ऑक्साइड जनरली रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स भी हैं जो बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन लिख लीजिए, ठीक है। देयर आर certain metal oxides that react with both acids and bases। ये भाई साहब एसिड और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। क्या क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका हो जाएगा Al2O3, ठीक है, ठीक है, और जिंक ऑक्साइड। इन ऑक्साइड्स को अपन क्या बोलते हैं, तो एक हो गया आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरा हो गया भाई साहब आपका जिंक ऑक्साइड। इनको अपन क्या बोलेंगे, दीज आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, दीज आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। बाकी जनरली मेटल ऑक्साइड्स ओनली रिएक्ट with acids to form salt and water। यानी मेटल ऑक्साइड ओनली रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ज्यादा करके आपके मेटल ऑक्साइड्स एसिड्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। लेकिन ये दोनों कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो आपके बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे और एसिड के साथ भी, ठीक है। और इसीलिए हमको इनको बोलना पड़ता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये एक्सेप्शन है बेसिकली, ठीक है, एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप 11th-12th में जाएंगे तो एक्सेप्शन ही पढ़ना पड़ता है आपको। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और ये जिंक ऑक्साइड है जो आपका भाई साहब एज एन एक्सेप्शन विल रिएक्ट विद एन एसिड एज वेल एज अ बेस, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, हेंस मेटल ऑक्साइड्स आर आल्सो नोन एज बेसिक ऑक्साइड्स। क्योंकि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है इन ऑर्डर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे एसिड्स आर रिएक्टिंग विद मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो एक मेटल ऑक्साइड, देयरफॉर अ मेटल ऑक्साइड इज इक्विवेलेंट टू अ बेस। एक मेटल ऑक्साइड एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके। तो जैसे अगर आप देखोगे मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर, तो आपका कॉपर ऑक्साइड है प्लस लेट्स से हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। दिस इज बेसिकली फॉर्मिंग कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। कॉपर ऑक्साइड है प्लस HCl है, तो ये क्या बना रहा है, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। कोरोसिव नेचर मतलब ये क्या करते हैं वैसा धीरे धीरे खत्म कर देते हैं चीजों को, ठीक है। ये ईट अप करते हैं, ठीक है। इसीलिए देखो अचार वगैरह जो होता है आपका, वो आप मेटल कंटेनर्स में कभी नहीं रखना चाहिए।
दे आर ऑलवेज केप्ट इन प्लास्टिक कंटेनर्स और ग्लास कंटेनर्स, ठीक है, या चाइना कंटेनर्स जो होते हैं आपके, उसमें रखते हैं हम, क्योंकि अचार में थोड़ा बहुत एसिड होता ही है। एसिड हम इसलिए रखते हैं ताकि वो प्रिजर्व रहे, ठीक है। अगर उसको भाई साहब मेटल कंटेनर में रखा तो वो अचार के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, वो करोड करेगा मेटल कंटेनर, वो खराब करेगा मेटल कंटेनर, इसलिए वी हैव टू कीप इट इन समथिंग विद विच इट विल नॉट रिएक्ट। ग्लास कंटेनर्स हो गए, चाइना कंटेनर्स हो गए, इनमें हम रखते हैं ज्यादातर, ठीक है, क्योंकि उसमें एसिड होता है, ठीक है। एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर, ये भाई साहब धीरे 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 खत्म करेंगे चीजों को, ठीक है, कोरोड करते हैं। इसीलिए मैंने जैसे आपको बोला कि आपके मुंह में जो सलाइवा बनता है वो भी स्लाइटली एसिडिक है, ठीक है। और अगर आप बिना ब्रश के, तो जितना आप खाना खाएंगे उतना सलाइवा प्रोड्यूस होगा, वो नेचुरल है डाइजेशन में, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप ब्रश करके नहीं सो रहे हैं, आपके माउथ के एनवायरनमेंट को अगर आप न्यूट्रल नहीं कर रहे हैं बिफोर स्लीपिंग, व्हाट विल हैपन इज पूरे रात भर ये एसिड जो है वो आपके दांतों पे कोरोड करता रहेगा, और धीरे 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 एक टाइम के बाद दांत जो है तो आपके खराब हो जाएंगे। एक उम्र के बाद आप देखते होंगे कि पूरा दांत रिप्लेस करना पड़ता है, जो लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनका पूरा दांत रिप्लेस होता है, इसलिए क्योंकि वो दांतों का टेक केयर नहीं किया है, ठीक है। तो इसके वजह से ये होता है। ओके, मिनरल एसिड्स कॉज सिवियर बर्न्स ऑन स्किन। मिनरल एसिड्स कौन कौन से हैं भाई साहब आपके? व्हाट आर द मिनरल एसिड्स जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं? 3 एसिड्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ये तीनों भी बहुत खतरनाक है अगर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है तो, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है तो। जैसे पहले एसिड अटैक्स बहुत होते थे, बहुत सारे केसेस अभी भी होते हैं कि भाई साहब कोई प्यार व्यार का चक्कर है, लड़की रिस्पॉन्ड नहीं करे तो उसके ऊपर एसिड फेंक दो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे घटनाएं घटी हैं जिसकी वजह से आज की तारीख में हार्डवेयर से आपको एसिड नहीं मिलेगा, उनके पास रहता है लेकिन वो देते नहीं है, ठीक है। पहले हम लोग तो कोई भी बच्चे को भी भेजोगे तो उसको एसिड दे देते थे उन लोग, क्योंकि ज्यादा करके लोग उसके टॉयलेट क्लीनिंग करते थे, ठीक है, लेकिन अभी ये बंद हो गया है, ठीक है। तो ये एसिड जो है ये पूरे हमारे स्किन को बर्न कर सकता है, इट कैन एक्चुअली बर्न द एंटायर स्किन, ठीक है। द मिनरल एसिड्स कॉज सिवियर बर्न्स ऑन द स्किन, ठीक है। एन अटैक एंड ईट अप मटेरियल लाइक क्लॉथ, क्लॉथ को खराब कर देगा भाई साहब ये एसिड, ठीक है। वुड को खराब करेगा, मेटल स्ट्रक्चर्स को खराब करेगा, स्टोन वर्क को खराब करेगा, ठीक है। मेटल स्ट्रक्चर्स खराब हो जाएंगे भाई साहब, जंग लग जाएगा, वीक हो जाएंगे, क्योंकि ये एसिड जो ये सबसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। एसिड बेसिकली रिएक्ट्स विद एवरीथिंग, सो इट्स ईट्स अप। स्टोन वर्क आप देखोगे भाई साहब ताजमहल में काफी हर समय मेंटेनेंस चालू रहता है। क्यों मेंटेनेंस चालू रहता है? क्योंकि देखो जब बारिश होती है तो बारिश में आपके जितने भी, जैसे समझो सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमारे एनवायरनमेंट में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे एनवायरनमेंट में है, ऊपर से भाई साहब H2O बरस रहा है, तो ये क्या बनाएगा? H2SO3, ठीक है, H2CO3। अभी ये क्या है भाई साहब? एसिड्स तो हैं, ये एसिड्स भाई साहब रॉक में गिरेंगे, रॉक मतलब मार्बल रॉक, और उसको डिग्रेड करेंगे, ठीक है। तो जितने भी रॉक के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका मेंटेनेंस बहुत हाई होता है जनरली आपके बारिश के सीजन में, क्योंकि एसिड रेन तो होगा ही, और एसिड रेन अगर होगा इट विल, ऐसे पानी डालोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन बारिश का जो पानी है वो खतरनाक होगा, क्योंकि ये एसिड रेन्स होते हैं। एसिड रेन्स आपके एक्वेटिक लाइफ के लिए भी बहुत खतरनाक है, ठीक है। जनरली आप देखोगे जब पहला बारिश होता है तो जो पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, लेक्स वगैरह होते हैं, उसमें आपको काफी मरी हुई मछलियां मिलेंगी, ठीक है। ये मर इसलिए जाते हैं क्योंकि पहले बारिश में ये पूरा एटमॉस्फेयर धुला है, और पूरे एटमॉस्फेयर में जितना भी आपका एसिड रेन हुआ है वो वाटर में गया है, और इस एसिड रेन के चलते ये लोग की मौत हो गई, ठीक है। सो ऐसा होता है, ठीक है। सो दे आर सेड टू बी कोरोसिव, बहुत कोरोसिव नेचर होता है इनका, ये कोरोड करते हैं, मतलब खोखला कर देते हैं और खत्म कर देते हैं मेटल्स को, ठीक है। फिर आपके जितने भी आपके रॉक्स या स्टोन स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, क्लॉथ को। आपको क्या लगता है ये जो जमीन जिसपे आप बैठे हुए हैं, या जिसपे आपने अपना घर बनाया है, या जिसमें आपने अपना रोड बनाया है, स्टेशन बनाया है, ये क्या पहले जमीन था? नहीं था भाई साहब, ये रॉक था, ठीक है। बारिश होते 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 ये एसिड कोरोजन हुआ, ये रॉक्स टूटे हैं, और टूट कर भाई साहब सॉइल तक के लेवल पे आ गए। समझ में आ रहा है? ये कोरोड हुआ है, कॉन्स्टेंटली कोरोजन हुआ है इसका, ठीक है। एसिड्स हैव अ सार टेस्ट, तो ये सब भाई साहब प्रॉपर्टीज हैं। टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो एसिड्स को अपन इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलेंगे बिकॉज दे हैपन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स टू फॉर्म कौन सा गैस? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या बनाएंगे? ये अगेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का दूसरा नाम होता है मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट। जैसे आपका है भाई साहब NaHCO3,
इसको अपन क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। वी कैन ऑल्सो कॉल दिस एज सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, जो भी है। लेकिन अगर एसिड के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड देगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या है, इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग मैचस्टिक एंड इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। बाकी ये कलरलेस ओडरलेस गैस है, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऑन ट्रीटिंग लेट्स से, तो आप कैसे इक्वेशन लिखते हैं, देखो ये आपका हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, इसके साथ आप लेट्स से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये क्या फॉर्म करेगा भाई साहब, NaCl, ठीक है, और क्या फॉर्म करेगा भाई साहब, H2O प्लस CO2, ठीक है। तो आपको भाई साहब कैसे लिखना है, ऑन ट्रीटिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद सोडियम बाइकार्बोनेट अ कलरलेस एंड ओडरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड। कलरलेस क्यों भाई साहब, कार्बन डाइऑक्साइड का कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस एंड ओडरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, विच एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग मैचस्टिक, ये एक्सटिंग्विश कर देगा, विच एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग मैचस्टिक, अ बर्निंग matchstick, which extinguishes a burning matchstick and it turns lime water milky, it turns lime water milky, which extinguishes a burning matchstick and it turns lime water milky। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब, ये आर वी क्लियर, क्लियर, ठीक है। तो ये भाई साहब क्या करेगा, बर्निंग मैचस्टिक को एक्सटिंग्विश करेगा एंड इट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस और अल्कलीज टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड का भाई साहब रिएक्शन क्या होगा, बेसिस के साथ, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड्स मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। ओके, एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। एसिड्स का भाई साहब एक कोरोसिव नेचर होता है, मतलब दे ईट अप मेटल्स, ठीक है, दे ईट अप मेटल्स, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन, व्हाट डू एसिड्स हैव इन कॉमन। देखो हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, जब भी आप वाटर में डालते हो, ठीक है, एक्चुअली में हम क्या लिखते हैं, देखो H2O क्या होता है भाई साहब आपका H प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है, फिर तो आपका हाइड्रोनियम आयन बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज हाइड्रोनियम आयन, ये HCl को आपने डिसॉल्व कर दिया, तो HCl को जैसे ही आपने वाटर में डाला, दिस विल डिसोसिएट इनटू H प्लस एंड Cl माइनस आयन, ये हमने देखा, ठीक है। ओके, दिस विल डिसोसिएट। अभी भाई साहब देखो यहाँ पे HCl है, ठीक है, ओके, तो आपका भाई साहब ये सारे जितने भी H है ये सब ऐसे घूमते रहेंगे। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपने वाटर में डाला है, विच विल डिसोसिएट, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब क्या हो जाएगा, 100% डिसोसिएशन, पूरा का पूरा स्प्लिट अप हो जाएगा H प्लस और Cl माइनस आयंस में, ठीक है। तो ये घूम रहे हैं भाई साहब वाटर में, ठीक है। अभी HCl क्या बनाया आपका H प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। सेपरेशन ऑफ HCl into H plus and Cl minus ions will be possible in the presence of water. This process is known as ionization, ठीक है। और यहाँ पे डिसोसिएशन भी बोल सकते हैं अपन, डिसोसिएशन और आयनाइजेशन, आयनाइजेशन। द स्प्लिटिंग अप ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स इन वाटर, ठीक है, इज नोन एज डिसोसिएशन और आयनाइजेशन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, इसको अपन डिसोसिएशन आयनाइज। तो H प्लस ये जो आया, ये H प्लस कहां से आया भाई साहब, ये H प्लस कहां से आया, एसिड से, और ये H2O था, ये H3O प्लस बनाएगा। आप बोलेंगे कि भाई साहब आपने तो कल बोला कि H प्लस आयन जब OH माइनस आयन से ज्यादा हो जाए तब ये एसिड ये एसिड है, इसका मतलब यही है, ठीक है, यही है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, देखो H2O क्या है, H2O तो इक्वली आया है H प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो H प्लस है जो एसिड से आया है वो पूरे H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, H3O। इसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है। दीज आर नोन एज हाइड्रोनियम आयंस, तो दिस इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। दिस हैपेंस बिकॉज H प्लस आयंस आर नॉट स्टेबल। तो H प्लस आयंस इंडिपेंडेंटली स्टेबल नहीं होते हैं। हाँ ये जरूर है कि H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है। एक H प्लस आयन आ रहा है आपके एसिड से, दूसरा H प्लस आयन आ रहा है आपके वाटर से, तो इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ गया है। तो इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा और फाइनली ये क्या करेंगे, अनस्टेबल, दे आर बेसिकली अनस्टेबल, ठीक है। तो ये क्या करेंगे भाई साहब, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ही रिएक्ट कर जाएंगे टू फॉर्म व्हाट, H3O प्लस, ये होगा H3O प्लस, ठीक है। तो H प्लस प्लस H2O, दिस विल फॉर्म H3O प्लस, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना देंगे, दे विल फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। इज दिस प्रोसेस क्लियर पीपल, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके।
So to investigate whether all the compounds containing hydrogens are acids, the aqueous solution of an acid conducts electricity. कोई भी aqueous solution एक एसिड का वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा भाई साहब, ठीक है। तो अगर आपने उसको कनेक्ट कर दिया बल्ब पोल के साथ, एक पूरे सर्किट के साथ, तो बल्ब ग्लो करने लगेगा। The indication that it is an acid will actually be confirmed by the glowing of the bulb, ठीक है, which shows that it is conducting electricity. ये थर्ड वाला सूत्र है ना। The aqueous solution of an acid conducts electricity due to the presence of charged particles called ions in it, ठीक है। ठीक है, ये आपका डाइल्यूट HCl है, ठीक है। इसको आपने भाई साहब बल्ब इज ग्लोइंग, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आपने क्या डाला हुआ है, डाइल्यूट HCl, ठीक है, और यहाँ पे स्विच डाला हुआ है, तो बल्ब इज बेसिकली ग्लोइंग। बैटरी बीकर ये डाइल्यूट HCl है, रबर कॉक है, ठीक है। यहाँ पे बल्ब आपका ग्लो नहीं कर रहा है, लेट्स से ग्लूकोज सोल्यूशन डाला है आपने, ठीक है। ये कामोटे से कलमबोली का डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्या आज? नहीं, अचानक से शायद तुम्हारी और आपका साइकिल बंद हो गया। ओके, ग्लूकोज ऑयल, ये आपका भाई साहब देखो HCl है और ये आपका भाई साहब ग्लूकोज है, ठीक है। HCl में आपका क्या हो रहा है भाई साहब, सेपरेशन हो रहा है। दरवाजा कहां खोल के आया है, नेक्स्ट तो यहां पे देखो HCl डाला हुआ है आपने, ये बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। यहां पे आपने भाई साहब ग्लूकोज डाला हुआ है, विच इज नॉट एन एसिड, दिस बल्ब विल नॉट ग्लो, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आ रहा है ये? ओके ओके ओके। From this experiment we conclude that the hydrogen containing compounds, तो ऐसा नहीं है कि भाई साहब जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन होगा वो एसिड की तरह बिहेव करेगा, इट इज नॉट दैट वे, ठीक है। भाई साहब देखो यहाँ पे ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, क्या इसमें हाइड्रोजन है? अच्छा खासा है भाई साहब, लेकिन will it behave as an acid? No, because here it is not behaving as an acid, the bulb is not glowing। तो ग्लूकोज को अगर आपने वाटर में डाला होगा तो इट इज नॉट बिहेविंग एज एन एसिड, ठीक है। क्लियर? From this experiment we conclude that hydrogen containing compounds such as glucose and alcohol, दारू डालो भाई साहब C2H5OH, इसमें देखो कितना है आपका, दिस इज बेसिकली इथाइल अल्कोहल, जो शाम होते हैं दारू खोरी, ठीक है, वो जो लोग पीते हैं, ठीक है। ये जो अल्कोहल है इथाइल अल्कोहल, इसमें आपको कितना ही हाइड्रोजन दिख रहा है, लेकिन इसको भी अगर आप वाटर में डालेंगे, इसको अगर वाटर में डालेंगे और ऐसे इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करेंगे, यू विल सी दैट द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग, which means that it is not conducting electricity। ये भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा। तो जरूरी नहीं है कि जिस भी हाइड्रोजन वाले कंपाउंड में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करें वो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करे। इसका मतलब जरूरी ये नहीं है कि हर एक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एक एसिड की तरह बिहेव करे, ठीक है। From this experiment we conclude that hydrogen containing compounds such as glucose and alcohol are not acid because they do not dissociate। ये भाई साहब वाटर में डिसोसिएट नहीं होते हैं, ठीक है। वाटर में इनका भाई साहब टूटना नहीं होता है, अगर टूटते होते तो ये कंडक्ट करते थे, ठीक है। वाटर में ये आयंस नहीं फॉर्म कर रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल, स्टिल व्हेन यू हैपन टू डिसॉल्व देम इन वाटर दे आर नॉट डिसोसिएटिंग इनटू आयंस। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, जो भी आयंस में डिसोसिएट हो रहा है वो या तो एसिड होगा या तो बेस होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है। सॉल्ट भी हो सकता है, ठीक है। जिसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी वो या तो एसिड होगा भाई साहब, या तो बेस होगा, या तो सॉल्ट होगा, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर? आपने देखो जब आप समझ लो बहुत बीमार होते हो और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट है, ठीक है, कभी कभी आपको अगर डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट होता है तो आपको डॉक्टर वो इलेक्ट्रॉल देते हैं। देखो पिया है किसने? इलेक्ट्रल पाउडर है ना, उसको आप पानी में डालते हैं और पीते हैं, राइट। क्यों इलेक्ट्रल पाउडर क्यों होता है? नहीं, इम्यूनिटी से कोई लेना देना नहीं है उसका, इम्यूनिटी से कोई लेना देना नहीं। इलेक्ट्रल पाउडर से इम्यूनिटी का कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रल पाउडर क्यों? ये स्टमक अपसेट जब होता है, ऐसे सर्दी खांसी में नहीं, स्टमक अपसेट है आपका, डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो उसमें आपको इलेक्ट्रल पाउडर दिया जाता है। क्यों? देखो आपके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, आपके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, आपके जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं वो कैसे हो रहे हैं? जैसे मतलब भाई साहब मैंने किसी गर्म चीज को छू लिया, फट से हाथ हमारे में ऐसा हो जाएगा, ठीक है। वाई? बिकॉज ये रिस्पॉन्सेज बहुत क्विक हैं। मतलब मेरे यहाँ से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया मेरे ब्रेन तक या मेरे स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज किया मेरे मसल्स को टू कॉन्ट्रैक्ट, तो मेरे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, हाथ पुल अप हो गया। समझ में आ रहा है? मतलब मैंने देखा भी नहीं है इसको, वो फट से ऐसे हो जाएगा। अगर मैं सोते सोते भी इसको टच कर दूं तो मेरा हाथ ऐसे हो जाएगा, मेरे को पूरे कॉन्शियसनेस की जरूरत भी नहीं है।
अगर सो रहा हूं मैं और किसी ने कुछ गर्म लगे तो हार्ट ऐसे हो जाएगा। तो व्हाई विल दिस हैपन? ये आपके विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड होगा, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड। तो ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर आयंस हैं, हमारे अंदर वैसा कोई तार तो नहीं है, कोई बैटरी तो फिट नहीं है, तो हमारे अंदर बेसिकली है क्या? आयंस हैं, दीज आर आयंस। और ये जब हमारा स्टमक अपसेट होता है तो ये आयंस की कमी हो जाती है, लुस्त पुस्त हो जाते हैं आप, ठीक है, आप कमजोर हो जाते हैं। ऑब्वियसली डाइजेस्टिव सिस्टम आपका वीक है, तो आपके पास ग्लूकोज नहीं मैन्युफैक्चर हो रहा है या एनर्जी नहीं है, उसके लिए तो होता ही है, प्लस आपके जो रिस्पॉन्सेस है वो भी वीक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सेस को इंटैक्ट रखने के लिए आप इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोल का जो पाउडर होता है, ये आयंस की कमी को पूरा करता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अभी अपसेट है, तो अभी आप हैवी कंजम्पशन ऑफ फूड नहीं कर सकते हैं, तो आयंस कहां से आएंगे? ये इलेक्ट्रल पाउडर से। इलेक्ट्रल पाउडर कुछ नहीं होता है, नमक और चीनी का घोल होता है, ठीक है। नमक और चीनी को थोड़ा सा ग्राइंड करके अगर आपने मिक्स कर दिया, खुद भी बना सकते हैं आप। अगर ये जो ORS बोलते हैं हम, ये है क्या? कभी इसको टेस्ट किया है आपने? ORS बेसिकली आपको अपने आंसुओं को कभी टेस्ट किया है? अगर निकलते होंगे कभी तो जो उसका टेस्ट आता है लगभग यही टेस्ट उसका भी है, ठीक है। थोड़ा सा आपका इसमें चीनी रहेगा, शक्कर, और थोड़ा सा आपका सॉल्ट रहेगा। शुगर क्यों रहेगा? ताकि आपको एनर्जी मिले। और सॉल्ट क्यों रहेगा? ताकि आपके रिस्पॉन्सेस एक्टिव रहें, ठीक है, ताकि आपका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है वो आयंस बने रहे। समझ में आ रहा है ये? तो ये जो ORS होता है, इसमें शुगर भी होता है। ये शुगर ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट्स है, जिससे आपको एनर्जी मिलती है। अभी आपका बॉडी नेचुरली कार्बोहाइड्रेट्स मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए इसको एनर्जी चाहिए, ठीक है। और भाई साहब सॉल्ट क्यों रहता है? सॉल्ट ताकि आपके रिस्पॉन्सेस बराबर हो, ठीक है, ताकि आपके रिस्पॉन्सेस में डिले ना हो, ठीक है। ये सॉल्ट्स आपको आयंस प्रोवाइड करते हैं। तो एसिड हो गया, बेस हो गया और सॉल्ट हो गया, इन तीनों को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आयंस आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। So acids do not show acidic behavior in the absence of water. और ये क्या कहते हैं, बेस के लिए भी सच है। In absence of water, substance will not form hydrogen ions, hence they will not show acidic behavior. तो acidic behavior किस लिए है भाई साहब? हाइड्रोजन आयंस के लिए है, या अपन बोल सकते हैं हाइड्रोनियम आयंस के लिए। And in the absence of water, both these ions will not be formed. समझ में आ रहा है ये? तो acidic behavior भाई साहब आपका नहीं होगा, they will not show acidic behavior. Take 0.5 gram of copper chloride salt in a test tube. Add to it few drops of concentrated H2SO4. Test the gas evolve with wet and dry litmus paper. देखो यहाँ पे आपने क्या लिया हुआ है? कॉपर क्लोराइड, ठीक है, कॉपर क्लोराइड, और इस पे क्या ऐड कर रहे हैं? H2SO4, ठीक है, H2SO4। तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए भाई साहब? दिस विल फॉर्म CuSO4, ठीक है, CuSO4 प्लस यहाँ पे बनेगा आपका 2HCl। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये इन द गैस फॉर्मेट में है, ठीक है, ध्यान से देखिए इसको। ये बन रहा है, ये आपका कॉपर सल्फेट, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज बेसिकली कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या बना रहा है भाई साहब आपका? सॉरी, कॉपर क्लोराइड है ये बना रहा है आपका कॉपर सल्फेट। दिस इज बेसिकली कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, क्लियर है? कॉपर क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है। अभी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ध्यान दीजिए गैस फॉर्मेट में है, और आपको क्या बोला गया है कि जब तक आप इसको वाटर में डिसॉल्व नहीं करते हैं किसी भी एसिड को या किसी भी बेस को, तब तक वो एज एन एसिड या बेस बिहेव करेगा ही नहीं। Until unless you dissolve an acid or a base in water, it will not behave as an acid or a base. ठीक है, समझ में आ रहा है? ये भाई साहब गैस है, इसके सामने तुमने क्या किया? तो यहां से गैस निकल रहा है, इसके सामने तुमने लिटमस पेपर डाल दिया, ड्राई लिटमस पेपर, मतलब ये भीगा हुआ नहीं है, ठीक है। आइडियली क्या होना चाहिए? ब्लू टू रेड होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन स्पाइट ऑफ HCl गैस, जो एसिडिक है। ये HCl इन द फॉर्म ऑफ अ गैस है, एसिडिक है, ये निकल रहा है। ड्राई लिटमस पेपर तुमने डाला है, लेकिन ये ब्लू टू रेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो HCl है ये गैस फॉर्मेट में है, ये ड्राई फॉर्मेट में है, ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। लेकिन जैसे ही तुम इस लिटमस पेपर को मॉइस्ट कर दोगे, थोड़ा सा वाटर के साथ भिगो दिया, अभी वाटर आपका न्यूट्रल होता है वैसा, तो वाटर में डालोगे तो कोई कलर चेंज होगा नहीं। आपने इसको भिगो दिया, अभी भिगाकर जब आप इसको लगा रहे हैं यहाँ पे, तो इसका भाई साहब अभी आप देखेंगे कि ये ब्लू टू रेड हो रहा है। क्यों बता सकते हो? क्योंकि अभी ये जो HCl गैस है इसको वाटर मिल रहा है, ठीक है।
नाउ दिस विल, ये HCl इन द फॉर्म ऑफ गैस है लेकिन इसको वाटर मिल रहा है, सो नाउ इट विल डिसोसिएट इनटू H प्लस एंड Cl माइनस आयंस, और जैसे ही H प्लस आयंस बनेगा इट विल एक्ट एज एन एसिड। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो ड्राई गैस जब तक निकल रहा था तब तक आप इसके ऊपर, सॉरी गैस तो ड्राई है, ये गैस के सामने आपने ड्राई लिटमस पेपर रखा, कोई असर नहीं, लेकिन जैसे ही आपने मॉइस्ट लिटमस पेपर रखा तो आपको ब्लू टू रेड दिख रहा है, इट इज ब्लू टू रेड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो ये आपको दर्शाता है कि जब तक किसी एसिड को आप वेट ना करें या जब तक किसी एसिड पे आप वाटर ना ऐड करें तब तक भाई साहब वो एसिड की तरह बिहेव करेगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके, सो इट विल नॉट शो। तो अपने टेस्ट ट्यूब में भाई साहब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला है, ठीक है, एंड यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टेस्ट ट्यूब 1 एंड स्टॉक है भाई साहब ये, ठीक है, ओके, बेंट ट्यूब है ये, तो दिस इज बेसिकली अ बेंट ट्यूब, कॉपर क्लोराइड डाला हुआ है, तो कॉपर क्लोराइड प्लस H2SO4 क्या बनाएगा? कॉपर सल्फेट प्लस HCl गैस बनाएगा। ये HCl इन द फॉर्म ऑफ अ गैस है, ये गैस की तरह निकल रहा है यहाँ से। इस पे आपने भाई साहब क्या डाला? HCl गैस निकल रहा है ऑब्वियसली, इस पे आपने क्या डाल दिया भाई साहब? ड्राई लिटमस पेपर। यू हैव टेकन अ ब्लू लिटमस, ड्राई लिटमस पेपर लिया या रेड लिटमस लिया, जो भी लिया, नो कलर चेंज, नो चेंज इन कलर, ठीक है, बिकॉज इट हैज नॉट स्टिल गॉट वाटर टू प्रोड्यूस H प्लस या हाइड्रोनियम आयंस विच विल चेंज द कलर फ्रॉम ब्लू टू रेड। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राई लिटमस पेपर, अभी मॉइस्ट लिटमस पेपर ले लिया आपने, ठीक है, सो यहाँ पे जैसे no change. Why is there no change? Separation of HCl into H plus and Cl ions will be possible in presence of water. The process is termed as ionization. यहाँ पे वाटर तो है नहीं, ये ड्राई है और यहाँ पे इसको वाटर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो इसीलिए सेपरेशन ऑफ आयंस नहीं हो रहा है या आयनाइजेशन नहीं हो रहा है या डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, और क्योंकि ये नहीं हो रहा है इसलिए भाई साहब ब्लू लिटमस रेड में चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, नाउ ठीक है, इफ यू हैपन टू बेसिकली हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, they will always combine with water and form hydronium ion। तो ये भाई साहब जैसे ही आपने मॉइस्ट लिटमस पेपर लिया तो ये ब्लू से रेड हो जाएगा, क्योंकि अभी इसको भाई साहब पानी मिल गया, ठीक है, नाउ इट हैज गॉट वाटर, और ये पानी भाई साहब बाहर से मतलब नहीं मिला, लिटमस पेपर का पानी इसको मिल गया, वही काफी है, लिटमस पेपर में जो पानी था या मॉइस्चर था वही काफी है इसके लिए। ठीक है, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर इज नोन एज एल्कली। ये एक लिख लीजिए भाई साहब, ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, ऑल एल्कलीज आर बेसिस, ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, ऑल एल्कलीज आर बेसिस। वाटर सोल्यूबल बेसिस आर नोन एज एल्कलीज। जो भी आपके वाटर में सोल्यूबल होता है उनको अपन बोलते हैं एल्कलीज। वाटर सोल्यूबल बेसिस आर नोन एज एल्कलीज। बहुत हंसी आ रही है ना? तो वाटर सोल्यूबल बेसिस आर नोन एज एल्कलीज, ठीक है, वाटर सोल्यूबल बेसिस आर नोन एज एल्कलीज। ओके ओके ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ऑल दीज आर वाटर सोल्यूबल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ऑल दीज आर वाटर सोल्यूबल बेसिस। ठीक है, वाटर सोल्यूबल बेसिस। ओके ओके ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयंस। स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन कौन से हो जाएंगे भाई साहब? द बेसिस विच गिव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब जिसका क्या हो 100% डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन हो, उनको हम भाई साहब क्या बोलते हैं? 100% डिसोसिएशन या 100% आयनाइजेशन। जिन बेसिस का वाटर में 100% डिसोसिएशन या 100% आयनाइजेशन हो उनको अपन क्या बोलेंगे? विल कॉल देम एज स्ट्रॉन्ग बेसिस। फॉर एग्जांपल NaOH, NaOH भाई साहब क्या हो जाएगा? दिस फॉर्म Na प्लस प्लस OH माइनस। KOH है तो ये क्या बनाएगा भाई साहब? K प्लस प्लस OH माइनस, 100% डिसोसिएशन है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? दीज आर नोन एज स्ट्रॉन्ग बेसिस, दीज आर नोन एज स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है। सो NaH हो गया, KOH हो गया, NH3 हो गया, दीज आर नोन एज स्ट्रॉन्ग बेसिस। NaOH भाई साहब, ठीक है। वीक बेसिस क्या होंगे? ये नहीं होगा, इसको कर दो भाई साहब, दिस इज रॉन्ग। द बेसिस व्हिच गिव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज वीक बेसिस। इनको हम भाई साहब वीक बेसिस बोलेंगे, ठीक है। जैसे आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल NH4OH, ये आपका
एक वीक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसका 100% डिसोसिएशन नहीं होगा, तो लेस देन 100% डिसोसिएशन और आयनाइजेशन, किसी भी बेस का अगर लेस देन 100% डिसोसिएशन और आयनाइजेशन हो रहा होगा, सो दे आर नोन एज वीक बेसिस। ठीक है, बेसिस विच हैव NH4OH भाई साहब NH4 प्लस OH माइनस। बेसिस हैव अ बिटर टेस्ट, ठीक है, ऑब्वियसली बिटर टेस्ट होगा इनका, ठीक है। बेसिस फील सोपी टू टच, आपका भाई साहब जैसे साबुन, आपको जैसे एक साबुन में अगर आपके हाथों में साबुन लग गया, यू कैन फील इट, राइट, इट इज स्लिपरी, ठीक है। स्लिपरी मतलब सोपी मतलब स्लिपरी होता है, ठीक है, बेसिकली साबुन भी आपका बेस ही है, ठीक है, ओके। तो इस तरह से भाई साहब स्लिपरी टू टच होगा, ओके। व्हाट एल्स, बेसिस टर्न रेड लिटमस को ब्लू, ठीक है, दे विल टर्न रेड लिटमस ब्लू, तो रेड लिटमस को भाई साहब ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू का कोई असर नहीं होगा, बट रेड विल टर्न टू ब्लू, ओके। बेसिस कंडक्ट, तो इनके भी भाई साहब आयंस बनते हैं, जिसमें भी आयंस बनेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। बेसिस कंडक्ट इन सोल्यूशन, बेसिस कंडक्ट, बेस कंडक्ट इन सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, दीज आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। और क्या है भाई साहब, बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, जैसे मैंने आपको बोला सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम और जिंक ऐसे मेटल्स हैं जिनके साथ रिएक्शन बेसिस का भी होता है, वरना जनरली मेटल्स के साथ बेसिस का रिएक्शन नहीं होता है। जनरली मेटल ऑक्साइड्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस, और इसीलिए इनका नाम क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। एल्यूमिनियम और जिंक एक्सेप्शंस हैं, जनरली मेटालिक ऑक्साइड्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस, ठीक है, बट एल्यूमिनियम and zinc are exceptions to this. If you take aluminum and zinc and react it with a base, so they will react and form, भाई साहब आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके। NaOH है प्लस लेट्स से जिंक ले लिया आपने, ठीक है, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बेस है, बेस के साथ मेटल का रिएक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पे होता है, ठीक है। इट विल फॉर्म सोडियम जिंकेट, ठीक है, एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस, इसका भाई साहब सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा, ठीक है, ओके। बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये तो आपने देख लिया है भाई साहब, बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ ही रिएक्ट करेंगे, मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ जनरली नहीं रिएक्ट करते हैं, एक्सेप्ट फॉर ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक, एंड दैट्स द रीजन दे आर आल्सो नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, हेंस नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, तो हम इनको क्या बोलेंगे भाई साहब, एसिडिक इन नेचर हो जाएंगे, ठीक है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो CaOH2 प्लस CO2 ये क्या बनाएगा, CaCO3 प्लस H2O, ठीक है, CaCO3 प्लस H2O। देखो यहां पे भाई साहब आपका बेसिस रिएक्ट विद नॉन, ये आपका एक बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा रहे हो, विच इज व्हाट, अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, तो ये क्या बना रहा है भाई साहब, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉल्ट प्लस वाटर। Bases react with non-metallic oxides to form salt and water, and acids react with metallic oxides to form salt and water. ठीक है, bases do not react with metals generally, but there are certain exceptions like aluminum and zinc which will react with bases, and that's the reason bases react with amphoteric oxides sometimes to form salt and water, and amphoteric oxides are aluminum oxide and zinc oxide. ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, तो जैसे आपका पीएच स्केल होता है, देखो आपका पीएच स्केल में 7 होता है आपका न्यूट्रल विच इज बेसिकली ग्रीन इन कलर, और इस तरफ जितना आप जाएंगे 14 आपका हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, 13 और 14 की जो रैंकिंग दिखाएंगे वो आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे, दे विल बी स्ट्रॉन्ग बेसिस, और यहाँ पे 0 और 1 की जो रैंकिंग दिखाएंगे वो आपके हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है, बीच में भाई सकते हो। यहाँ पे देखो ये हो गया आपका इंक्रीज इन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये जो पीएच होता है, ठीक है, ये बेसिकली होता है क्या, पावर ऑफ H बोलते हैं हम इसको, इंक्रीज इन H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, जैसे आप देखोगे यहाँ पे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, भले ही पीएच कम होता जा रहा है लेकिन H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो ये एसिडिटी हो जाएगी, और जैसे जैसे भाई साहब H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। ये पूरा जो खेल है वो H प्लस और OH माइनस आयन्स के बीच में है। H प्लस आयन्स जहां बढ़ जाते हैं OH आयन से ज्यादा, तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी बेसिकली एसिड, और OH माइनस आयन जहां पे H प्लस आयन से ज्यादा हो वो बेस होगा, ठीक है, जहां पे ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए H प्लस और OH माइनस आयन, दैट इज बेसिकली न्यूट्रल वाटर, ठीक है, क्लियर है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इज मेजर्ड बाय अ पीएच स्केल, इन पीएच P स्टैंड्स फॉर पोटेंस, ठीक है, स्ट्रेंथ इन जर्मनी, ठीक है,
जर्मन में हम इसको बोलते हैं पोटेंस बोलते हैं, स्ट्रेंथ। तो कितना भाई साहब एच है, तो ये आपका भाई साहब पीएच स्केल है, दिस इज बेसिकली अ पीएच स्केल। ऑल एल्कलीज, यस, ऑल एल्कलीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एक एल्कली है, एल्कली मतलब वाटर सोल्यूबल बेस, जो वाटर में पूरा पूरा डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो ये सब आपके एल्कली मेटल्स हैं। इनके एल्कली मेटल्स मतलब ग्रुप 1 के मेटल्स होते हैं। आपने पीरियोडिक टेबल नहीं किया है, आपके कोर्स में से निकाल दिया गया है, स्टेट बोर्ड वालों को है पीरियोडिक टेबल, तो उसके हिसाब से आपके जो पहले ग्रुप में जो एलिमेंट्स आते हैं उनको हम एल्कलीज बोलते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स में भी आप पढ़ेंगे कि भाई अगर आपने सोडियम को ना आप ऐसे रख ही नहीं सकते, वो आग पकड़ लेगा, वो इतना स्ट्रॉन्ग है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आग पकड़ लेगा। अगर आपने सोडियम को खुला रख दिया तो इसलिए सोडियम को हमको केरोसिन के अंदर रखना पड़ता है, ठीक है। आप बोलेंगे केरोसिन में तो ज्यादा पकड़ेगा, लेकिन नहीं, केरोसिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और वो सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनको हमको केरोसिन के अंदर रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हम खुले में उसको रखेंगे तो आग पकड़ लेगा, इट विल बेसिकली। तो जो मैजिशियंस होते हैं ना, दिखाते हैं अरे ये देखो ये आग आग पकड़ लिया, मैं तो माचिस की तीली भी नहीं जलाई, कुछ नहीं है, वो सोडियम है या पोटेशियम है, जिसको अगर आप रखोगे ऑक्सीजन के एनवायरमेंट में तो आग पकड़ेगा, ठीक है। खैर, यहाँ पे ये हो गया आपका पीएच स्केल। आपके पीएच सोल्यूशन में या पीएच पेपर में ये सारे कलर्स जो है डिस्प्ले करते हैं पर्टिकुलर नंबर्स को। ऑल दीज आर कलर्स विच रिप्रेजेंट पर्टिकुलर नंबर्स, ठीक है। तो अगर आपका 0 है भाई साहब, तो अगर समझ लो ये आपका गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है, जो आपके पेट में बनता है, गैस्ट्रिक जूस, इसमें HCl कंटेंट होता है। गैस्ट्रिक जूस आपका HCl कंटेंट आता है, इसमें ज्यादा करके HCl होता है, ठीक है। इतना ज्यादा HCl है कि अगर आपने गलती से कोई मेटल खा लिया तो वो उसको डिसॉल्व कर देगा वैसे, ठीक है। मेरे पहचान के एक डॉक्टर हैं और तो मैं उनके पास गया था, कुछ तो मेरे को सर्दी खांसी कुछ तो हुई थी, तो उनको अचानक से घर से फोन आया कि उनकी छोटी सी बेटी ने सेफ्टी पिन खा लिया है। तो वो कुछ ज्यादा परेशान नहीं हुए। मैंने बोला अरे आप दौड़िए, छोड़िए भाई साहब, आप जाइए, नहीं कुछ नहीं होगा। मैंने बोला उनको 2-4 केला खिला देने को, या तो ये स्टूल के साथ निकल जाएगा और या तो ये HCl इसको डिसॉल्व कर देगा। हमारे पेट में इतना ज्यादा HCl है कि इसको डिसॉल्व कर देगा, सो इट इज हार्मलेस, ऐसा कुछ होगा नहीं। हाँ, अगर वो खुल जाए तो गड़बड़ हो सकता है, लेकिन अदरवाइज तो 1-1.5 घंटे में हमको पता चल जाएगा, ठीक है। सो ये गैस्ट्रिक जूस इतना स्ट्रॉन्ग होता है, दिस इज सो स्ट्रॉन्ग कि अगर आपके पेट के अंदर कोई मेटल चला गया तो डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, इट विल एक्चुअली डिसॉल्व, ठीक है। ओके, सो ये गैस्ट्रिक जूस है। आपने भाई साहब यहाँ पे क्या डाला है, जैसे आपने भाई साहब, तो इसको अगर आप देखोगे ये आपका क्या, ये आपका पीएच पेपर है बेसिकली। पीएच पेपर क्या हो गया भाई साहब, देखो यहाँ पे दिस इज टर्न टू, ठीक है, तो इसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, दिस इज बेसिकली एन एसिड इंडिकेटर। गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना हो गया, देखो 1, ठीक है। ओके, सो इट इज, अगर समझ लो भाई साहब आपने यहाँ पे डाला हुआ है लेमन जूस, ये भी एसिडिक होगा, लेकिन लेमन जूस बेसिकली सिट्रिक एसिड है। सो सिट्रिक एसिड इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसीलिए देखो इसका कलर क्या पकड़ रहा है, देखो PH2। ये 0 और 1 में जो भी आते हैं, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये तो भाई साहब आपका HCl था, ठीक है, ये HCl था, ये था आपका सिट्रिक एसिड, ये सिट्रिक एसिड है, ये नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। ओके, अगर समझ लो भाई साहब आपने प्योर वाटर डाला तो आपको ग्रीन कलर मिल जाएगा। प्योर वाटर मतलब डिस्टिल्ड वाटर। जनरली जो वाटर आप पॉन्ड से लाते हैं, रिवर से लाते हैं या लेक से लाते हैं, उसमें थोड़ा बहुत एसिड कंटेंट होता है, दैट इज नॉट प्योर वाटर। प्योर वाटर अगर आप लाएंगे भाई साहब, तो इसमें अगर आप डालेंगे तो ये आपका ग्रीन कलर पकड़ेगा, विच इज एन इंडिकेटर ऑफ व्हाट, न्यूट्रल, न्यूट्रल कलर है, ठीक है। ये सब आपके पीएच पेपर्स है, दीज आर ऑल पीएच पेपर्स, ठीक है। तो आपका प्योर वाटर हो गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे मैंने आपको बोला, ये डाइजीन होता है जो आप खाते हैं अगर आपका स्टमक अपसेट है, ये एसिडिटी है तो, ठीक है। ये बेसिकली है क्या, MgOH2 है, ठीक है। तो आपका MgOH2 है, और यही चीज भाई साहब क्या है, आपके पेट में जो HCl जो ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है उसके साथ, तो दिस इज बेसिकली बेस एंड दिस इज एन एसिड, सो इट विल रिएक्ट टू फॉर्म अ सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसीलिए ये हार्मलेस हो जाता है, सॉल्ट हो जाता है ये, और आपके पेट में जो इन्फ्लेमेशन होता है या जलन होती है या आपको उल्टी वगैरह का जो फीलिंग आता है वो कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। इसी को अपन बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, जैसे मिल्क ऑफ। तो ये क्या है, बेस है। अगर इसमें अगर आप पीएच पेपर डालेंगे तो इट विल टर्न बेसिकली इस कलर, ये कलर पकड़ लेगा पैसा, ये अप्रोक्सीमेटली ये मतलब वीक बेस है। देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो एक वीक बेस है बट इट इज अ बेस, ठीक है। तो इसका पीएच कितना आ गया भाई साहब आपका 10, ठीक है। ये आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस है, दिस इज द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस,
दिस इज द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। कंपैरेटिवली वीकर एसिड्स, ठीक है, ये हो गए, और कंपैरेटिवली वीकर बेसिस ये हो गए, ठीक है। दिस इज न्यूट्रल, दिस इज न्यूट्रल, ठीक है। तो अगर आपने भाई साहब यहाँ पे लिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, वो भाई साहब वो कलर पकड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपने लिया हुआ है देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भाई साहब ये कलर पकड़ लेगा। तो इसका पीएच वैल्यू कितना है भाई साहब 14, ठीक है। तो ये देखो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आपका एक वीक बेस है, ये तो हो गया आपका न्यूट्रल का कलर, ये आपका वीक एसिड है, और ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो अगर आप देखोगे भाई साहब ये सारे आपके चीजें हैं, तो लेट्स से सलाइवा, अगर आप देखोगे सलाइवा बिफोर मील, ठीक है, सलाइवा बिफोर मील, कलर ऑफ द पेपर जनरली ग्रीन होना चाहिए, ठीक है, विच मीन्स अप्रोक्सीमेटली, मतलब आपका स्लाइटली ये होना चाहिए। आप पीएच पेपर अगर लेकर जाते हैं, ठीक है, और आपको ये अगर दिखता है तो आप हेल्दी हैं। दिस शुड बी योर बॉडी का पीएच, ये होना चाहिए आपका बॉडी का पीएच। और अगर ये एसिडिक दिखा रहा है देन यू वुड नीड अ कंसल्टेशन विद अ डॉक्टर, ठीक है। आपका अगर प्री मील्स का आप देख रहे हैं, ठीक है, पीएच पेपर अगर आपने लिया और आपको ये कलर दिख रहा है, दिस शुड बी द एनवायरमेंट ऑफ योर बॉडी, ठीक है। आपके माउथ में आप पीएच पेपर को रखिए, और अगर ग्रीन कलर आ रहा है तो 7.4 मतलब दिस इज ओके, दिस इज ओके। अगर एसिडिक दिखा रहा है बिफोर मील तो प्रॉब्लम है, ठीक है। सो सलाइवा बिफोर मील, और अगर सलाइवा आफ्टर मील देखते हैं आप तो ये येलो होता है, थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है। तो आफ्टर मील क्यों एसिडिक हो जाएगा? क्योंकि सलाइवा ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और सलाइवा में थोड़ा सा एसिडिक कंटेंट होता है। सलाइवा इज यूज्ड इन डाइजेशन, सो दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन अगर बिफोर मील आपका ये दिखा रहा है, ये वाला, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। बिफोर मील अगर ये दिखा रहा है तो इट टेक्स नॉर्मल सा टेस्ट है, ठीक है। ओके, लेमन जूस भाई साहब एसिडिक है 2.5, ठीक है, इट विल शो एन ऑरेंज कलर, ठीक है। कलरलेस एरेटेड ड्रिंक, कलरलेस एरेटेड ड्रिंक भाई साहब क्या होगा? आपके जितने भी कलरलेस, स्प्राइट हो गया, ठीक है, हाँ, ओशन नहीं, एरेटेड ड्रिंक मतलब जो आप पीते हैं, ओशन कोई, अच्छा तुम्हारा एरेटेड ड्रिंक है, मैंने पिया नहीं भाई साहब। तो स्प्राइट जो कलरलेस एरेटेड ड्रिंक है भाई साहब, ठीक है, ये आपका जनरली एसिडिक होगा, लेकिन वीक एसिड है, 6 नंबर आ रहा है, लेकिन वीक एसिड है, इसलिए ज्यादा नहीं पीना चाहिए, ठीक है। स्पेशली अगर आपका स्टोमक अपसेट है तो कभी भी वैसा कोल्ड ड्रिंक्स मत पीजिए। आपको लगेगा कि बहुत जलन हो रही है, कोल्ड ड्रिंक पी लो, वैसा भी उल्टा असर हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक है, एसिडिटी को बढ़ा देगा, ठीक है। सो कलरलेस एरेटेड ड्रिंक हो गया भाई साहब। ओके, व्हाट एल्स पीपल? हम कैरेट जूस, येलो, तो थोड़ा सा एसिडिक है कैरेट जूस, ठीक है। और क्या है भाई साहब? आपका कॉफी, अगेन एसिडिटी है, कॉफी में भी भाई साहब एसिडिटी होती है, ठीक है। ज्यादा कॉफी पीने से भी आपका एसिडिटी होगा, ज्यादा चाय या कॉफी अगर आप पियेंगे इसलिए होता है, ठीक है। इसका थोड़ा सा एसिडिक कंटेंट है, वीक एसिड्स हैं ऑफ कोर्स। टोमेटो जूस, ठीक है, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है भाई साहब? ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। जिन लोगों को किडनी स्टोन्स है उनको डॉक्टर बोलते हैं टोमेटोज मत खाइए, क्योंकि किडनी स्टोन जो होता है वो बॉडी की एक, मतलब एक बार बनाना चालू कर दिया ना तो आगे भी बनाएगा, तो ये टोमेटोज को मना करते हैं डॉक्टर खाने के लिए, क्योंकि वो ऑक्सैलिक एसिड जो तो ट्रिगर करता है किडनी स्टोन फॉर्मेशन को, ठीक है। ओके, और क्या है भाई साहब? आपका टैप वाटर, टैप वाटर जनरली ग्रीन होता है, देखो थोड़ा सा एसिडिक होगा, टैप वाटर एसिडिक होगा, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, जैसे क्लोरीन डाला जाता है, ठीक है, क्लोरीन थोड़ा सा मिलाया जाता है। आपके घर में जो पानी आता है थोड़ा सा क्लोरीन उसमें मिला हुआ होता है, वो आपके अभी थोड़ा सा मतलब डिसइंफेक्टेंट होता है, ठीक है। तो स्लाइटली एसिडिक होता है, बहुत स्लाइटली एसिडिक, ठीक है। 1 मोलर, ये आप नहीं समझेंगे, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। NaOH है ये पूरा ब्लू कलर दिखाएगा, दिस इज बेसिक, इसको 1 मोलर बोलते हैं, यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। HCl, 1 मोलर HCl, ये भाई साहब आपका रेड दिखाएगा बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। सो ये वाला अगर आप देखोगे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। ऑल दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है। बाकी सब आपके वीक एसिड्स और वीक बेसिस है। क्लियर है भाई साहब? ठीक है, हाँ, कोई एक्शन नहीं होगा, दोनों भी इंडिकेटर्स हैं। लिटमस सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, कोई एक्शन नहीं होगा, हाँ वैसे रह जाएगा, न्यूट्रल ही रह जाएगा, 7 रह जाएगा, ठीक है। अगर लिटमस सॉल्यूशन में तुमने कोई एसिड और बेस नहीं डाला है तो, और अगर लिटमस सॉल्यूशन में तुमको कोई कलर दिख रहा है तो तुम्हारा लिटमस सॉल्यूशन कंटामिनेटेड है, इम्प्योर है, समझ में आ रहा है? अगर प्योर लिटमस सॉल्यूशन है तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो ना ही एसिडिक और ना ही बेसिक है, न्यूट्रल है, ठीक है। क्लियर है? इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, अभी देखो एसिड रेन, पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, देखो ह्यूमन बॉडी का पीएच रेंज नॉर्मल 7 से 7.8 होना चाहिए, मतलब स्लाइटली बेसिक, स्लाइटली बेसिक, ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है। अगर एसिडिक हो जाए तो प्रॉब्लम है,
ठीक है, न्यूट्रल से थोड़ा सा बेसिक की तरफ, थोड़ा सा बेसिक की तरफ 7 to 7.1। एक बहुत बड़े फिजियो डॉक्टर थे, उन्होंने बोला था कि अगर हम किसी भी तरह से ये पीएच वैल्यू को मेंटेन करें ह्यूमन बॉडीज में अबव 7, तो कैंसर को हम वाइप आउट कर सकते हैं। इन्होंने बोला था चैलेंज कि अगर हम किसी भी तरह से, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम पीएच वैल्यू को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। आज की तारीख में हमारा जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठे रहना, ज्यादा एक्टिविटी ना होना, या बहुत ज्यादा खाते रहना, जंक फूड खाना, ये सब जो है, इसकी वजह से हमारा पीएच लेवल एसिडिक की तरफ ज्यादा जा रहा है। वो बोलते थे कि अगर 7 के ऊपर है तो आपका कैंसर होने के चांसेस ऑलमोस्ट मिनिमल है। 7 के ऊपर, 7 के ऊपर एसिड कम होगा, बेस होगा ना, 7 to 7.8। ठीक है, 7 के ऊपर मतलब 7 to 7.8 ये आपका नॉर्मल पीएच वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, अगर मेंटेन करते हैं तो कैंसर हमारे बहुत कम हो जाएंगे। ऐसे तो कैंसर का कोई रीजन नहीं है, ठीक है, बट दैट इज व्हाट ही प्रेडिक्टेड। ओके, व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 द रेन वाटर इज एसिडिक। ठीक है, when it flows in a river it lowers the pH of river water, जिससे क्या होगा भाई साहब, एक्वाटिक लाइफ इंपैक्टेड हो जाएगी। बहुत सारे मछलियां जो हैं वो ताजा ताजा रेन में मरती हैं, क्योंकि ताजा ताजा रेन में आपका एटमॉस्फेयर अभी भी धुला नहीं है, काफी सारा पोल्यूशन है, और उसमें भाई साहब एसिड ज्यादा क्रिएट होता है। जब भी पहली बारिश होती है उसके बाद आप देखोगे पॉन्ड्स और लेक्स में काफी मछलियां मर जाती हैं, क्योंकि एसिड कंटेंट ज्यादा है हमारे एनवायरमेंट। ठीक है, aquatic life is drastically affected due to acidic nature. Not only that, when this type of rainwater is absorbed by plants, it affects their growth, the flowers and fruits they bear. तो बहुत सारे टाइम पे आपका जो रेन वाटर है, जब ये एसिड रेन गिरता है जमीन पे, तो उससे जो आपके पेड़ पौधे निकलते हैं वो भी वैसे डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, दे गेट डैमेज। ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैपेंस। सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है भाई साहब, क्लाउड्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड रेन हार्म्स वेजिटेशन एंड वाटर लाइफ। तो ये सब आपके भाई साहब एसिड रेन के। Importance of pH in tooth decay. Tooth decay starts when pH of mouth is less than 5.5. अगर आपका pH of your mouth is less than 5.5 तो tooth decay चालू हो जाएगा। ठीक है, आपका tooth decay चालू हो जाएगा। इसलिए देखो, बच्चों में दांतों में कीड़े ज्यादा लगते हैं, उनके दांत जल्दी ज्यादा खराब होते हैं, क्योंकि उनका चॉकलेट इंटेक ज्यादा रहता है। तो चॉकलेट इंटेक या ये सब चीजों से आपके माउथ का एसिडिटी बढ़ता है। ठीक है, और अगर रेगुलरली वो ब्रश वगैरह नहीं करते हैं, और बच्चे लोग वैसा ब्रश कैसे करेंगे, वो कोलगेट लेंगे, चबाएंगे, खा जाएंगे उसको। ठीक है, ज्यादा करके उसको वैसा ब्रश भी नहीं करते हैं, तो ये होता ही है छोटे बच्चों में, और इसीलिए उनके दांत सड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सड़ने के चांसेस क्यों होते हैं? क्योंकि टूथ डिके होता है उनका, माउथ का उनका जो एसिड कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है, और इस एसिड कंटेंट की वजह से उनका धीरे धीरे कोरोड होता रहता है, एसिड वैसा कोरोड करेगा। ठीक है, आपका बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज जो है वो बोन से भी स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो है एनामेल। ठीक है, ये टूथ में होता है। ठीक है, आपके जो टूथ होता है, ये जो टूथ है आपका, इसमें एक एनामेल की कोटिंग होती है भाई साहब, ये आपके हड्डियों से भी ज्यादा मजबूत है, हड्डियों से भी ज्यादा मजबूत है। आप अक्सर देखोगे कि जितने भी प्री हिस्टोरिक टाइम्स में हमको लाशें मिली हैं ग्राउंड के नीचे, उनके दांत अभी भी है, पूरा बॉडी नहीं है शायद, लेकिन दांत मिल जाते हैं हमको। ठीक है, क्योंकि एनामेल से बना होता है। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग्स आवर बॉडी हैज एवर प्रोड्यूस्ड। ये लेकिन एसिड में अगर ये बार बार रिएक्ट होता रहेगा तो ये भी वैसा कोरोड होगा। एसिड इतना तेज होता है कि इसको भी कोरोड करेगा। ठीक है, इसलिए बच्चों में ज्यादा करके दांतों में कीड़े लगते हैं, क्योंकि उनका चॉकलेट कंजम्पशन ज्यादा रहता है, उनका जंक फूड कंजम्पशन ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से उनके माउथ का सलाइवा ज्यादा करके एसिडिक होता है, और वो अगर रेगुलर ब्रश नहीं करेंगे सो दिस गेट्स इंपैक्टेड। तो टूथ डिके स्टार्ट्स, टूथ एनामल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ये होता है भाई साहब आपका टूथ एनामल, इससे बना होता है, एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग्स इन आवर बॉडी। ठीक है, ये आपका जो दांत का ऊपर लेयर है वो एनामल से बना हुआ है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग्स। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। तो सलाइवा में आपका थोड़ा सा एसिडिक होता है, जैसे आपने देखा सलाइवा बिफोर मील एंड आफ्टर मील में थोड़ा सा आपका एसिडिक होता है, लेकिन ज्यादा करके जो बैक्टीरिया आपके माउथ में प्रेजेंट होते हैं वो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, और वो भाई साहब रिमेनिंग आपका आफ्टर ईटिंग, तो डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स। ठीक है, तो डिग्रेडेशन होगा भाई साहब, ये बैक्टीरिया, ये टूथ का पूरा पूरा डिके हो जाता है, इस तरह से पूरा टूथ आपका भाई साहब बर्बाद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एसिड कंटेंट बढ़ जाता है। यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक, तो टूथपेस्ट आपके भाई साहब बेसिक होते हैं। क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। ठीक है, तो आपका होता क्या है कि जब भी आप टूथब्रश कर रहे हैं तो वो बेस और एसिड रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है,
स्टमक में आपका देखिए, ठीक है, ये तो आपके बॉडी की चीजें हैं। स्टमक में बहुत भारी मात्रा में आपका HCl प्रोड्यूस होता है। ये HCl भाई साहब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। ओके, तो ह्यूमन बॉडी का पीएच ज्यादा करके ये होना चाहिए 7.35 टू 7.45, ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस इन द स्टमक helps in digestion of food. It will help in the digestion of food. Due to too much production of acid causes pain and irritation. ज्यादा करके हम ज्यादा ठूस लेते हैं, जब ऑयली फूड जब हम खा लेते हैं तो हम जितना खाते हैं उसके प्रोपोर्शनेट हमारा HCl प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो उतना ही प्रोपोर्शन में HCl प्रोड्यूस होगा जितना ज्यादा खाएंगे। तो ज्यादा करके ज्यादा खाने वाले लोगों में या ज्यादा ऑयली फूड खाने वाले लोगों में आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। कभी कभी हमारा ये जेनेटिक भी हो सकता है, कभी कभी मतलब मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जब मेरे बचपन में भाई साहब, ठीक है, तो उसको ना बहुत भूख लगती थी। अभी समझ लो नाश्ते में उसने, हम जनरली कितना रोटी खा लेते हो नाश्ते में, 2 रोटी, वो 8 से 10 रोटी खा लेता था। और अभी समझ लो 9:30 बजाए, 9 बजाए, तो 9 बजे उसने 8-10 रोटी खा ली, 12 बजे उसको फिर से भूख लग जाएगी, ठीक है। फिर से भाई साहब अच्छा खासा इतना चावल वावल सब खाएगा, फिर से 2 घंटे बाद उसको भूख लग जाएगी, ऐसा। और मतलब उसको सोने को भी नहीं होता था, सोते तो उठ जाएगा मेरे को भूख लगी है, ऐसा, ठीक है। सो डॉक्टर के पास उसको लेकर गया उसके पेरेंट्स, तो डॉक्टर ने काफी सारे टेस्टिंग किया। मतलब पहले तो बोल रहे थे ये इसको ज्यादा भूख लगी, ठीक है खिलाओ भाई, क्या है, अच्छी बात है। लेकिन फिर ये तो नॉर्मल हो गया। तो डॉक्टर ने काफी सारे टेस्ट किए, फिर बताया कि इसके अंदर इतना ज्यादा HCl प्रोड्यूस हो रहा है, ये जेनेटिकली हो रहा है, इसके अंदर इतना ज्यादा, इसका जो स्टमक है उसके अंदर इतना ज्यादा HCl प्रोड्यूस हो रहा है कि मतलब फूड जैसे ही जा रहा है ना, भस, ठीक है, भस्म हो जा रहा है पूरा। मतलब ओम नमः स्वाहा बोलते हैं ना, वैसा भस्म हो रहा है भाई साहब। तो इसका फूड भाई साहब बॉडी में जा ही नहीं रहा है, तो बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। तो फिर डॉक्टर ने इसका HCl को पंप आउट किया, यहाँ से नाक से भाई साहब, बहुत नींद आ रही है तुमको, यहाँ से भाई साहब नाक से उसके पाइप डाला स्टमक तक, और फिर पंप आउट किया उस HCl को, इतना एक्स्ट्रा HCl प्रोड्यूस हो। ऐसा 6-6 महीने बाद करते रहे डॉक्टर, इतना ज्यादा उसका HCl प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो इट इज समटाइम्स बॉडीज हैव अ टेंडेंसी टू प्रोड्यूस मोर HCl, ठीक है। किसी किसी में आप देखोगे ज्यादा खाते नहीं है लेकिन फिर भी एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो उसमें HCl थोड़ा सा एबनॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। हाँ निकलता है ना भाई साहब, वॉमिट जो होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, करवा सकते हैं। बहुत सारे लोग देखो जब एसिडिटी होती है तो उल्टी करते हैं, या पानी पीते हैं फिर उल्टी करते हैं, ठीक है। तो एक्सेस जो एसिड है वो निकल जाता है, यस दे डू इट, ठीक है, कर सकते हैं आप ऐसा भी। लेकिन वो आपके बॉडी को कितना सूट करता है वो डिपेंड करता है। किसी किसी को वॉमिट से बहुत सारा इरिटेशन हो जाता है, और कोई बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, तो यस कभी कभी एसिडिटी अगर होती है तो लोग ज्यादा पानी पीकर उसको वॉमिट आउट कर देते हैं, ठीक है। वही जो इस बंदे के साथ हुआ वैसा, नाक में उसके ऐसे डालकर HCl को पंप आउट किया, ठीक है, HCl को पंप आउट किया। सो these are things that might happen at times। HCl is produced more than what is required, और ये आपका इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, ठीक है। जब ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो ऑब्वियसली भाई साहब जलन होती है, क्योंकि वो अभी क्या करेगा, आपके जितने भी बॉडी में सेल्स हैं और जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं वहां पे भाई साहब जलन क्रिएट करेगा, ठीक है, और इसीलिए आपको इन्फ्लेमेशन आपको लगता है, ठीक है। कुछ कुछ गाँव के इलाज भाई साहब क्या है, अरे पेट में जलन हो रहा है भाई साहब तेल लगा लो, भाई साहब दही लगा लो, पता नहीं क्या क्या है, इससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ऊपर से कुछ नहीं होने वाला, ये गांव खेड़े के इलाज हैं, ठीक है। अरे इसमें तेल लगा लो, तेल लगाकर सोचा सब ठीक हो जाएगा, पानी मल लो भाई साहब, इससे कुछ नहीं होने वाला भाई साहब। अंदर ही अंदर वहां पे ब्लास्ट करने से वहां पे HCl है जिसका इलाज आपको करना है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज। द एसिडिटी इन डाइजेशन प्रॉब्लम्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस कॉल्ड एज एंटासिड्स। तो हम ये एंटासिड्स लेते हैं, ठीक है, बेसिक सब्सटेंसेस दैट न्यूट्रलाइज, और वन ऑफ द मेन एंटासिड्स दैट यू यूज इज आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कुछ लोग रेगुलरली सोडा वाटर लेते हैं, ठीक है, दे कंज्यूम सोडा वाटर रेगुलरली, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो बेकिंग सोडा प्लस लेमन, आपके घर में अगर बेकिंग सोडा होगा और थोड़ा सा लेमन उसको लगाकर पी जाइए तो ये आपका बेसिकली एसिडिटी को कंट्रोल कर लेगा, ओके। एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका एंटासिड है, ठीक है, दिस इज बेसिकली एंटासिड, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसको, ओके। सॉइल का जो पीएच है भाई साहब, देखो जब आप फार्मिंग करते हैं ना तो बहुत जरूरी है कि आप सॉइल का टेस्टिंग करवाएं। तुम क्या सोने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे हो वैसा, ओके। तो यहाँ पे आपका सॉइल जो है वो उसका टेस्टिंग कराना बहुत जरूरी है।
ऐसे ही कहीं से भी आप देखोगे, बहुत बार बोलते हैं लोग कि यार मैं इतना वो डाल रहा हूँ, फर्टिलाइजर डाल रहा हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जो फर्टिलाइजर आप डाल रहे हो उसको सॉइल की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप उल्टा फर्टिलाइजर डाल रहे हो। तो फर्टिलाइजर भी जो है वो रिकमेंडेड होता है हर एक सॉइल टाइप में। तो किसी किसी कोई कोई सॉइल टाइप एसिडिक होता है, कोई कोई सॉइल एसिडिक है, और उसमें अगर आप एसिडिक फर्टिलाइजर डाल रहे हो तो वो आपके क्रॉप्स बर्बाद कर देगा। ठीक है, आपको सॉइल को न्यूट्रल में लाना है। ठीक है, तो उसमें आपको बेसिक फर्टिलाइजर डालना है। अगर आपका सॉइल बेसिक है, बेसिक कंटेंट ज्यादा है, तो आपको एसिडिक फर्टिलाइजर डालना है। तो इसीलिए सॉइल की टेस्टिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, चाहे आप भाई साहब क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हो, चाहे भाई साहब आप अपने घर के गमले में ये प्रोडक्शन कर रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट द सॉइल टेस्टेड। ठीक है, उसके बाद आप फर्टिलाइजर डालें। सॉइल पीएच इन द बैकयार्ड। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ सॉइल इज क्लोज टू 7। मतलब क्या हो, आपका न्यूट्रल हो। प्लांट्स का बेस्ट ग्रोथ तब होगा, या क्रॉप्स का बेस्ट ग्रोथ तब होगा जनरली, जब आपका सॉइल का पीएच लेवल 7 हो, मतलब न्यूट्रल हो। ठीक है, इफ द सॉइल इज टू एसिडिक और टू बेसिक, देन द प्लांट्स ग्रो बैडली और डू नॉट ग्रो एट ऑल। इसीलिए जब आपका सॉइल एसिडिक है तो यू वुड नीड अ बेसिक फर्टिलाइजर, जब आपका सॉइल बेसिक है तो यू वुड नीड एन एसिड फर्टिलाइजर, क्योंकि वो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बैलेंस होगा। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, so before, if the soil is acidic, then treat it with materials like quicklime। देखो बेसिक फर्टिलाइजर आपने डाला, चूना डाल दिया आप। ठीक है, तो ये मेटालिक ऑक्साइड है, ये मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सॉइल है, देखो इसमें चूना डाल दिया आपने, ये सॉइल है जो एसिडिक था, इसमें आपने भाई साहब चूना डाल दिया विच इज क्विकलाइम। ठीक है, तो ये आफ्टर देखो आपका भाई साहब ये सॉइल यहाँ पे ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। ठीक है, बिकॉज द सॉइल इज एसिडिक। आफ्टर यू मिक्स इट विथ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, देन यू सी द ग्रोथ हियर। So why has this happened? Because now the soil has got neutral। आपका ये एसिडिक, ये बेसिक ऑक्साइड के साथ भाई साहब ये न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई साहब सॉइल की बातें। अगर आपका बेसिक सॉइल है तो आप एसिडिक फर्टिलाइजर यूज करेंगे और एसिडिक सॉइल। कुछ कुछ एनिमल्स जो है सेल्फ डिफेंस में आपका एसिड यूज करते हैं या बेस यूज करते हैं। जैसे आपको वो चींटी जब काटती है, वो लाल जो चींटी होती है, तो बहुत पेन होता है आपको। क्यों पेन होता है? क्योंकि वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। फॉर्मिक एसिड से मौत नहीं होगी। ठीक है, HCOOH है, ये फॉर्मिक एसिड है, इनके स्टिंग में रहता है, ये सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करते हैं। तो क्या होगा, आपके बॉडी में एसिड आया तो आपके बॉडी में वहां पे काफी ज्यादा इचिंग होगी, पेन होगा, क्योंकि वहां पे सारे आपके जो डिफेंस ऑर्गेनिज्म है वहां इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा फूल जाएगा। तो ये फॉर्मिक एसिड जनरली आपके कौन रिलीज करते हैं भाई साहब? एंट्स। ठीक है, जो बी होता है, बी, ये भी जो स्टिंग करता है, इसमें भी एसिड कंटेंट होता है। ठीक है, तो जनरली आप क्या करते हैं, ये सारे जो स्टिंग्स होते हैं, ठीक है, इनमें आपके एसिड कंटेंट्स होते हैं। ये लोग ऐसा करते हैं इसलिए क्योंकि इनका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, या तो एसिड या तो बेस आपके बॉडी के अंदर रिलीज होगा, एंड दैट विल कॉज सम अमाउंट ऑफ इचिंग और पेन। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। केमिकल वॉरफेयर में मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स protect themselves from their enemies by injecting painful and irritating acids and bases into their skin। ठीक है, so many animals and plants protect themselves from their enemies by injecting painful and irritating acids and bases into their skin। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखोगे when a honey bee sting, ठीक है, a person, it injects an acidic liquid, methanoic acid to the skin। ठीक है, ये methanoic acid basically HCOH होता है, सही, CH3 नहीं, एसिडिक एसिड हो जाएगा, ये HCOOH है, मीथेनोइक एसिड। ठीक है, दिस इज बेसिकली मीथेनोइक एसिड, जिसको अपन फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये तक से मारेगा। ठीक है, और वहां पे बहुत जलन होगी आपकी, काफी बड़ी मात्रा में आती है, इसीलिए आपका वहां पे फूल जाता है। ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये हनी बी जब स्टिंग करता है, व्हेन अ वास्प स्टिंग्स इट इंजेक्ट्स एन अल्कलाइन लिक्विड इनटू द स्किन। अगर वास्प है, ठीक है, तो ये अल्कलाइन, दोनों भी हमारे लिए स्किन के लिए इरिटेटिंग है। ठीक है, व्हेन अ वास्प स्टिंग्स तो इट इंजेक्ट्स, then rubbing a mild base with baking soda on the stung area can give relief। ठीक है, जब आपका बेकिंग सोडा है। an ant sting injects methanoic acid, सेम चीज है, देखो मीथेनोइक एसिड। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे भाई साहब? बर्निंग पेन। अगर किसी एंट ने स्टिंग किया है और बहुत ज्यादा जल रहा है, घर में अगर बेकिंग सोडा है थोड़ा सा, आप उसको रब कर लीजिए, तो वहां पे क्या हो जाएगा? एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा, तो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको क्या कहते हैं, मधुमक्खी ने काटा है, तो भी घर में अगर बेकिंग सोडा होगा थोड़ा सा मान लीजिए वहां पे, सो इट विल सूदन द पेन। आपको जो पेन या इरिटेशन हो रहा है वो थोड़ा सा आपका नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, अ ट्रेडिशनल रेमेडी
A traditional remedy is rubbing the area with the leaf of dock plant. एक dock plant होता है which often grows besides the nettle in the wind, in the wild. ये आपके घरेलू इलाज है, ठीक है. अब कहाँ प्लांट मिलेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ज्यादा करके जंगल ग्रोथ में ये मिल जाता है. Stinging of hair of nettle leaves, inject methanoic acid causing burning pain. ठीक है.
ओके, स्टिंगिंग एयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड। कोई कभी भिंडी के खेत में गया है? ठीक है, जो लोग भिंडी की खेती करते हैं ना, उनको वैसा वैसा ऐसा पहन के जाना पड़ता है पूरा पूरा, बहुत खुजली होगी। ठीक है, अगर आप खेतों में भिंडी को प्लग करने जाते हैं तो एक्चुअली में बहुत खुजली होगी, क्योंकि वो जो लीव्स होते हैं वो उसमें भी एसिडिक कंटेंट होता है, ये उनका मैकेनिज्म है वैसा। ठीक है, सो देयर आर सर्टेन लीव्स विच विल कॉज अ लॉट ऑफ इरिटेशन। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे इरिटेशंस कॉज होते हैं। स्टिंगिंग ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। अ ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग द एरिया विद लीफ ऑफ डॉग प्लांट अगेन। ठीक है, विच ऑफन गोज, इस तरह का वैसा प्लांट होता है, ये थोड़ा सा बेसिक होता है, तो उसको अगर आप कर देंगे, ठीक है, बिसाइड द नेटल इन द वाइट। ठीक है, सॉल्ट। तो सॉल्ट भाई साहब, सॉल्ट मतलब सिर्फ सोडियम क्लोराइड नहीं होता है, बहुत सारी और भी चीजें होती हैं। जो भी एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है उसको अपन बोलते हैं सॉल्ट। ठीक है, तो एसिडिक an acidic salt is formed by the neutralization reaction between a strong acid and a weak base. The pH of the aqueous solution of an acidic salt is less than 7. ये भाई साहब आपका less than 7 होगा। ठीक है, ओके। तो बेसिक सॉल्ट का भाई साहब क्या हो जाएगा? तो अगर एसिडिक सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा? जब आपने भाई साहब क्या किया है, एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा भाई साहब? एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा? जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड को भाई साहब वीक बेस से रिएक्ट कर रहे हो, तब ये सॉल्ट क्या बनेगा? इसका थोड़ा सा एसिडिक कंटेंट होगा। ठीक है, थोड़ा सा एसिडिक होगा, हालांकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। तो जैसे अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो HCl, ठीक है, और एक वीक बेस ले लो जैसे आपका NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा भाई साहब? दिस विल फॉर्म NH4Cl। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है, दिस इज अ स्लाइटली एसिडिक सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। ठीक है, ये अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर बनाएगा। लेकिन अगर आप इसको लिटमस सोल्यूशन में डालेंगे या पीएच से मेजर करेंगे तो आपको दिखेगा स्लाइटली एसिडिक होगा। वैसे ही अगर आपका भाई साहब यहाँ पे वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, तो ये जो सॉल्ट बनाएगा ये होगा आपका बेसिक, बेसिक प्लस वाटर। ठीक है, बेसिक प्लस वाटर। क्लियर है? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, दिस विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। तो वीक एसिड अगर आप ले लोगे भाई साहब यहाँ पे H2CO3, ठीक है, प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब क्या हो जाएगा आपका? NaOH। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा आपका सॉल्ट? दैट इज Na2CO3 प्लस H2O, Na2CO3 प्लस H2O। ठीक है, 2NaOH, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? NO2 आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? दिस विल बी अ बेसिक सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट विल बी अ बेसिक सॉल्ट। ठीक है, क्लियर है? So an acidic salt is formed by the neutralization reaction between a strong acid and a weak base. The pH of the aqueous solution of an acidic solution is less than 7. A basic salt is formed by the neutralization reaction between a weak acid and a strong base. The pH of aqueous solution of such a basic salt is greater than 7. ठीक है? तो basic salt is formed by neutralization reaction between a weak acid and a strong base. अगर आपने एक weak acid और strong base को react करवाया है तो जो salt होगा वो क्या होगा? basic salt होगा, और इसका pH होगा 7 से ज्यादा होगा। अगर आपने भाई साहब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को रिएक्ट करवाया है तो व्हाट विल इट फॉर्म? इट विल फॉर्म एन एसिडिक सॉल्ट, और इसका pH वैल्यू लेस देन 7 होगा। ठीक है, pH वैल्यू विल बी लेस देन 7। न्यूट्रल सॉल्ट्स कौन से हो जाएंगे भाई साहब? जहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट कर रहा हो। ठीक है, तो अगर परफेक्टली अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसको आप रिएक्ट करवा रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस से, तो ये हो जाएगा आपका एक न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड आपका जैसे HCl है प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस है आपका NaOH है, तो दिस विल बी व्हाट? न्यूट्रल सॉल्ट NaCl प्लस H2O, न्यूट्रल सॉल्ट प्लस H2। तो आपका भाई साहब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, दैट विल फॉर्म अ न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, a neutral salt is formed by neutralization of a strong acid by a strong base. The aqueous solution of neutral salt has a pH equal to 7. इसका भाई साहब pH कितना हो जाएगा? 7। रॉक सॉल्ट क्या होता है? Deposits of rock salt, deposits of solid salt are also found in several parts of the world. These large crystals are often brown due to impurities. This is called rock salt. तो थोड़े बहुत ब्राउनिश कलर होते हैं इनके। ठीक है, कलर एल्कली स्लो प्रोसेस। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स, PVC, डिसइंफेक्टेंट्स, यहाँ पे भाई साहब आप क्या डालते हैं जनरली?
ठीक है, डीग्रीजिंग मेटल्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर, ये सब आपके भाई साहब क्लोरो एल्कली प्रोसेस होता है, बहुत लंबा चौड़ा एक प्रोसेस है। ठीक है, आपके स्विमिंग पूल्स में, ठीक है, यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट्स डाले जाते हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं। तो 2NaCl प्लस H2O ये क्या प्रोड्यूस करेगा भाई साहब, ये प्रोड्यूस करेगा भाई साहब NaOH प्लस Cl2। ये जो क्लोरीन गैस होता है ये बैक्टीरियाज के लिए या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत मतलब असहनीय हो जाता है। ठीक है, सो इसको सहन नहीं कर पाता। जब आपके बिल्डिंग में ब्लीचिंग पाउडर छिड़का जाता है तो एक्चुअली क्लोरीन गैस इवॉल्व होता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली क्या होता है आपका CaOCl। ठीक है, तो ये हो गया आपका CaO प्लस Cl2। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2CaO प्लस Cl2। ये क्लोरीन गैस निकलता है। ये क्लोरीन गैस बहुत बड़ा स्मेल क्रिएट करता है। जो स्मेल आपको आता है ये क्लोरीन गैस का आता है। इससे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भाग जाते हैं। ठीक है, ओके। सो ब्लीचिंग पाउडर ये हो गया भाई साहब। क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड, दैट इज ब्राइन। ठीक है, क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। So this chlorine gas is used for the manufacture of bleaching powder. ये भाई साहब bleaching powder. Bleaching powder is produced by the action of chlorine on dry slake lime, CaOH2. ठीक है, तो dry slake lime में भाई साहब CaOH2 plus Cl2, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या बनाएगा भाई साहब CaOCl2 plus H2O। ये CaOCl2 क्या है भाई साहब आपका ब्लीचिंग पाउडर है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन ये क्या बनाएगा CaOCl2 which is basically ब्लीचिंग पाउडर। और ये आपको हार्डवेयर की दुकान में मिलता है, जो आपके बारिश के मौसम में आपके बिल्डिंग में छिड़काया जाता है कम से कम एक बार। वो जो स्मेल आता है वो बेसिकली क्लोरीन का स्मेल है, एंड दैट क्लोरीन स्मेल इज वेरी इरिटेटिंग फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए काफी इरिटेटिंग है। ठीक है, ओके। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर मतलब क्या होता है भाई साहब आपका, व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर? एक मिनट। ब्लीचिंग पाउडर पे क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, मैंने बहुत बार आते देखे हैं आपके PYQs में। ठीक है, सो प्लीज बी और पे अटेंशन हियर। तो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड, ठीक है, फॉर ब्लीचिंग कॉटन। ब्लीचिंग मतलब क्या होता है, कलर चले जाना। ठीक है, आपने अगर कोई कलरफुल क्लॉथ लिया और उसका भाई साहब ब्लीचिंग पाउडर में आपने समझ लो पानी में डाला हुआ है, उसको डुबोगे तो पूरा कलर चला जाएगा उसका। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ब्लीचिंग एक्शन। ठीक है, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बहुत सारे टाइम पे भाई साहब आपका जैसे समझ लो ये जो रद्दी वाले होते हैं, ये जो पुराने कपड़े लेकर जाते हैं, इन पुराने कपड़ों का करते क्या है? हाँ हाँ, आला आला आपका यही ब्लीचिंग ही होता है वहां पे। ठीक है, तो आप भाई साहब इन पुराने कपड़ों को क्या करते हैं, उनमें से कॉटन को निकालते हैं और उसका कलर को चेंज करने के लिए आप इसको ब्लीचिंग पाउडर में डालते हैं, तो ब्लीच हो जाता है पूरा पूरा, फिर उससे नए कपड़े बनाते हैं, नए कलर। ठीक है, फॉर वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। ठीक है, ब्लीचिंग वॉश क्लोथ्स इन लॉन्ड्री एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, ज्यादातर केमिकल इंडस्ट्रीज में, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। ये सब आपका जो ड्रिंकिंग वाटर है ये ब्लीचिंग पाउडर इसमें यूज होता है, तो थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ब्लीचिंग एक्शन होता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो घरों में पाया जाता है, ऑब्वियसली उससे क्या होता है, बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्प पकोड़ास एंड समटाइम्स इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। ज्यादा सोडा वाला खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप जब भी किसी होटल में खाना खाने जाएंगे उसमें सोडा रहेगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं ना ज्यादा होटल का खाना मत खाइए, बाहर का खाना मत खाइए, क्योंकि उन लोग क्वांटिटी को जल्दी करने के लिए, अभी भाई साहब कितना गैस खर्चा करेंगे, वो सारा दिन उनका चल ही रहा है ना, तो जल्दी करने के लिए थोड़ा सा सोडा ऐड करते हैं और सोडा से आपका क्वांटिटी बढ़ जाता है और जल्दी भी होता है रिएक्शन। ठीक है,
तो समटाइम्स देयर इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। जनरली घरों में हम सोडा नहीं ऐड करते हैं until and unless we are trying to cook faster once in a while or maybe to prepare some cakes and all, ठीक है। ओके, the chemical name of compound is sodium hydrogen carbonate, it is produced using sodium chloride is one of the materials, ठीक है। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो NaCl, तो ये हो गया भाई साहब NH4Cl प्लस NaHCl। ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा वी गेट वॉशिंग सोडा। तो आपका भाई साहब बेकिंग सोडा को अगर हमने हीट किया, ठीक है, दिस इज बेकिंग सोडा, इसको अगर हमने हीट किया तो ये वॉशिंग सोडा हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपके भाई साहब वो जो समझ लो ब्रेड है, तो ब्रेड में क्या किया आपने, आटे का एक गोला लिया, उसको भाई साहब ओवन में डाल दिया, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया, तो ये फूल जाएगा, ठीक है। फूल क्यों गया भाई साहब, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, तो ब्रेड या जो केक है उसमें जो आप ये होल्स देखते हो, ये होल्स कहां से आए, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर गया, ठीक है। दैट इज हाउ इट हैज बेसिकली इमर्ज्ड, इसीलिए आप इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है भाई साहब, केमिकल फॉर्मूला वॉशिंग सोडा का क्या है, Na2CO3 into 10H2O, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखो एक आपका Na2CO3 का मॉलिक्यूल है और ये लगभग 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से सराउंडेड है। ऐसे भाई साहब 10 मॉलिक्यूल होंगे किसके, वाटर के, जिससे ये सराउंडेड है। सो ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज एक्चुअली सराउंडेड बाय 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। केमिकल नेम इसका क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। NaHCO3 इसको अगर हम हीट करेंगे तो ये बनाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। Na2CO3 प्लस 10H2O भाई साहब ये क्या बनाएगा, Na2, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली NO2CO3 into 10H2O, ठीक है। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। बहुत ज्यादा सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में वॉशिंग सोडा यूज होता है, ठीक है। सोप और पेपर इंडस्ट्रीज, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स। बोरैक्स भी मैन्युफैक्चर होता है, सोडियम कंपाउंड है ये बेसिकली। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। इन सब में भाई साहब सोडियम कार्बोनेट होता है, जो चीजें आप यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दीज आर ऑल बेसिकली दे विल कंटेन सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। So these are some bases which are used. It is used for removing permanent hardness of water. ठीक है, परमानेंट हार्डनेस क्या होता है, कभी कभी खारा पानी जिसको हम बोलते हैं, उसका जो डिसॉल्विंग पावर है वो कम होता है। जो पानी आप पंप से निकालते हैं ना, वो खारा पानी होता है, ठीक है। तो ये जैसे इसमें काफी सारा, इसको हम हार्ड वाटर बोलते हैं। हार्ड वाटर मतलब सॉलिड वाटर नहीं हो जाएगा, हार्ड वाटर मतलब इसमें इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, इसकी जो वॉशिंग प्रॉपर्टीज या डिसॉल्विंग प्रॉपर्टीज है ये थोड़ी कम हो जाती है। तो इसको करने के लिए अपन क्या, इसीलिए हम सोप यूज करते हैं, ठीक है। इज यूज फॉर रिमेनिंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो जब हम सोप यूज करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एनी फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे कॉपर सल्फेट है, देखो ये ब्लू कलर का होता है और इसमें हर एक कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल में 5 आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। देयर आर 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जिप्सम हो गया भाई साहब CaSO4 into 2H2O, ये आपका जो पीओपी बनता है ना वो ये ही, ठीक है। जिप्सम इज बेसिकली पीओपी, जैसे आप डिजाइन वगैरह करते हैं, मूर्तियां वगैरह बनाते हैं, जो गणपति के जो आइडल्स है वो सब इससे बने हुए, ठीक है, गणपति के आइडल्स। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो आप समझ लो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स है, अगर आपने इसको हीट किया तो आपको यहाँ पे वाटर निकलता हुआ दिखेगा। वी हीट द क्रिस्टल्स, दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड द सॉल्ट टर्न्स व्हाइट। आप देखोगे भाई साहब कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स ब्लू होते हैं, बट व्हेन यू हैपन टू हीट देम दे विल टर्न व्हाइट, ठीक है, दे विल टर्न व्हाइट। तो ये अगेन अगर आपने इसमें वाटर डाल दिया तो अगेन ये ब्लू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने फिर से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड कर दिया, ठीक है। इफ यू मॉइस्चर द क्रिस्टल्स अगेन विद वाटर यू विल फाइंड दैट द ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल अपीयर्स। तो आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लू क्रिस्टल्स, व्हेन यू हीट देम दे टर्न व्हाइट, अगेन व्हेन यू ऐड वाटर दे अगेन टर्न ब्लू। तो ये जो हो रहा है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है। जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ जा रहा है तो वो व्हाइट में हो जा रहा है, और जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड हो रहा है तो अगेन इट टर्न्स ब्लू, ठीक है। So this is copper sulfate. Plaster of Paris, on heating gypsum at 373 Kelvin, it loses water molecules and becomes calcium hemihydrate. तो ये हो जाएगा भाई साहब calcium hemihydrate, ठीक है। Basically 2 CaSO4 molecules are sharing 1 H2O. इसका मतलब क्या है, देखो CaSO4 into half H2O। अभी आप बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल तो कैसे हाफ, तो ऐसा नहीं होता है। It actually is 2 CaSO4 into H2O। मतलब क्या है, एक H2O मॉलिक्यूल है जो 2 CaSO4 शेयर कर रहे हैं, ठीक है, CaSO4 और ये एक CaSO4, ये एक 2 मिलाकर एक H2O मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे हैं। दैट इज व्हाट इट मींस, ठीक है। सो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ व्हाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास।
तो ये कैल्शियम, ये जिप्सम है, इसको हीट करेंगे तो दिस इज व्हाट इट फॉर्म्स, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसी से आपकी मूर्तियां वगैरह जो बनते हैं, ठीक है, डिजाइन वगैरह बनते हैं, ठीक है, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये आपका बन गया जिप्सम, ठीक है। यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस काफी सारी चीजों में यूज होता है। आपका जो ऐसे हम कभी किसी का इंजरी होता है तो वो जो प्लास्टर करते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है। दैट इज बोन्स इन राइट पोजिशन, इट इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज, काफी सारे टॉयज बनते हैं। इट इज यूज फॉर डेकोरेशन, ठीक है, डेकोरेशन पर्पसेस के लिए। इट इज यूज फॉर मेकिंग सर्फेसेस स्मूथ, ठीक है। आपके पेंटिंग के पहले जो अप्लाई किया जाता है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। मूर्तियां भी बनती हैं, डेकोरेशन, आपके घर के अंदर के जो डेकोरेशन होते हैं वो भी भाई साहब प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनते हैं। अक्सर आपने बहुत अच्छा पीओपी किया रहेगा, लेकिन अगर आपके घर में लीकेज चालू हो गया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वहां पे फिर से वाटर के साथ वो रिएक्ट करेगा और वो फिर खराब हो जाएगा, ठीक है। दैट इज व्हाट हैपेंस। So this basically completes your chapter of acids, bases and salts. I will send notes, people. Please check through the notes and prepare yourself. Okay. Thank you so much for your valuable time.